दोस्तों, ऑफ रिसेंट साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की 15 समिट कंक्लूड हुई और इस समिट में ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उन्होंने एज इन अ पर्सन इस समिट में पार्टिसिपेट किया। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसी ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है, जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस जीएस पेपर 2 के हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। दोस्तों, इस 15 समिट में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए और कुछ एरियाज पे जो है मेंबर कंट्रीज के बीच में एक जॉइंट कंसेंसस डेवलप हुआ। और लेटर हम देखेंगे कि जो भी डेवलपमेंट्स इस ब्रिक्स समिट में हुई हैं उनका इंपैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या है। तो आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में जो कि हम ब्रिक्स से रिलेटेड करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि ब्रिक्स किस बिहाफ पे स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि हम करंट डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस 15 ब्रिक्स समिट में हुआ है। तो उससे पहले हमें देखना है कि ब्रिक्स क्या है, कौन से रीजनल ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन से, इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स और गोल क्या हैं, कब किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, और ये जब नॉन इन्फॉर्मल ग्रुप का ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है किस बिहाफ पे हुआ है, किस किस एरिया में ये मेंबर कंट्रीज आपस में कॉपरेट कर रही हैं, और जो भी इनके कोर ऑब्जेक्टिव्स और गोल हैं उनको अचीव करने के लिए इस ग्रुप ने क्या क्या इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स या एस्टैब्लिशमेंट किए हैं वो हम अचीवमेंट्स में देखेंगे। एंड लेटर इन द स्टेज जो 15 समिट में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मेंबर कंट्रीज के बीच में किन किन एरियाज पे कॉमन कंसेंसस डेवलप हुआ है वो हम जॉइंट स्टेटमेंट में देखेंगे। और ये 15 ब्रिक्स समिट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस समिट में हम देखेंगे कि ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई है जिसने पूरे वर्ल्ड में मोर स्पेसिफिक वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न गवर्नमेंट में एक टेक्टोनिक शिफ्ट क्रिएट किया है। तो उसको हम ब्रिक्स प्लस में देखेंगे कि ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है इसका एक्सपेंशन जो हुआ है, कौन कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं, और जैसे ही ब्रिक्स का पूल का एक्सपेंशन हुआ है तो इसका इंपैक्ट जो है ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या पड़ने वाला है, कौन क्या क्या एरियाज ऑफ कंसर्न है या किन किन डोमेन पे जो है ब्रिक्स ने अपने आप को सेंटर्ड करके इन मेंबर्स को अपने ग्रुप में एक्सेप्ट किया है, और इसका सिग्निफिकेंस ओवरऑल ब्रिक्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स पे क्या पड़ने वाला है हम उसको सिग्निफिकेंस में देखेंगे। एंड लेटर इन द स्टेज ब्रिक्स का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो एंटी वेस्ट एंटी यूएसए की तरफ देखा जा रहा था, लेकिन ब्रिक्स की तरफ से एक आर्गुमेंट दिया गया कि ब्रिक्स जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए, ग्लोबल नीड्स और नेसेसिटी को मीट आउट करने के लिए स्टैब्लिश की गई है रेदर देन बीइंग अ कॉम्पिटिटर। तो लेटर जब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है तो हम ये देखेंगे कि ये G7 के जो ग्रुप 7 कंट्रीज हैं वर्ल्ड की प्रोमिनेंट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको G7 बोलते हैं। तो ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ वो एक कॉम्पिटिटर की तरह अब सर्व करेगा या एक फैसिलिटेटर की तरह सर्व करेगा। और फिर लेटर हम देखेंगे कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स या ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए एक बेनिफिशियल मेजर है या इसके कुछ इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं। एंड लेटर इन द स्टेज वी विल डील प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड पास्ट ईयर में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में अब तक आए हुए। तो दोस्तों, बिफोर कमिंग टू द कोर पार्ट ऑफ द डिस्कशन, पहले हम ये देखते हैं कि ब्रिक्स की एस्टैब्लिशमेंट से पहले ग्लोबल स्टेज पे क्या क्या मल्टीलेटरल या बाइलेटरल एस्टैब्लिशमेंट पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड अप टिल नाउ हुए थे, और ऐसा क्या वैक्यूम या गैप क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो दोस्तों, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड जो है दो फैक्शंस में डिवाइड हो गया था। एक तो वेस्टर्न लेड यानी कि यूएसए लेड वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा रशियन लेड यूएसएसआर ब्लॉक। अब ये दो पावर ब्लॉक्स के बीच में ऑन ए रेगुलर बेस जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता रहा। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में जो कैजुअलिटी क्रिएट हुई थी, जो यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुए थे, जो जापान में कैजुअलिटी क्रिएट हुई थी, उनको ध्यान में रखते हुए अक्रॉस द वर्ल्ड एक कंसेंसस डेवलप हुआ था कि ग्लोबली पीस और स्टेबिलिटी को प्राइम फोकस रखा जाए और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अलोंग विद पॉवर्टी इरेडिकेशन पे एम्फेसिस किया जाए। और इसी कंसेंसस के बेस पे यूनाइटेड नेशंस जैसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है। पीस और स्टेबिलिटी क्रिएट हो,
वर्ल्ड में वॉर न क्रिएट हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट होता है। यूरोप और बाकी कंट्रीज में जो भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस हुए थे, उनको इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए आईएमएफ जैसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन इतने 60-70 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट के बाद भी आज भी कुछ इश्यूज और कंसर्न जैसे पॉवर्टी, एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट चेंज, रिच और पुअर के बीच में डिवाइडिंग गैप अभी भी सोसाइटी में परसिस्ट कर रहा है, राइट। दैट मींस कि ये इंस्टीट्यूशन जिस कोर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को ध्यान में रख के एस्टैब्लिश किए गए थे, वो शायद पूरे नहीं हो पाए हैं। एंड जो भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, दैट इज डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो अभी अराइज हो रही हैं, उनके लिए एक इश्यूज एंड कंसर्न है। वो इशू और कंसर्न क्या है? ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जो भी ग्लोबल एजेंसीज या बाइलेटरल एजेंसीज एस्टैब्लिश की गई हैं, ये लार्जली वेस्टर्न नेशंस के थ्रू एस्टैब्लिश की गई हैं। इनका कोर ऑब्जेक्टिव गोल पॉवर्टी इरेडिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एज आई मेंशन, ये था। इसी बिहाफ पे ये एजेंसीज जो एस्टैब्लिश की गई। लेकिन लेटर इन द स्टेज हम ये देखते हैं कि जो वेस्टर्न नेशन और मोर स्पेसिफिक यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इन इंस्टीट्यूशंस का यूटिलाइजेशन अपने एजेंडा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी कुछ भी ये एड या फाइनेंशियल एड इन डेवलपिंग कंट्रीज को देते हैं, तो एक कंडीशन प्रिस्क्राइब करते हैं जो उनके फेवर में, जैसे कि ये डेवलपिंग कंट्रीज अपने मार्केट को ओपन एक्सेस दे दें इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। और भी प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं, ये वेस्टर्न नेशन थ्रू द यूज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, अफ्रीका के सब सहारन नेशंस पे इंपोज करते हैं, जो कि इन कंट्रीज की सॉवरेनिटी, इनके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। और इसी लूप होल, इसी इशू को ध्यान में रखते हुए इन डेवलपिंग इकोनॉमीज में जो है एक कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, एक डिसइंटरेस्ट इन डेवलप्ड इकोनॉमीज और यूएसए के अगेंस्ट में होता आया है। और बिसाइड, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए एस्टैब्लिश की गई थी, लेकिन अभी भी ये एरिया जो है एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अभी भी वर्ल्ड में यू कैन सी कि अफ्रीका, एशिया जैसी कंट्रीज या लैटिन अमेरिका में जो पॉवर्टी का इशू है, हेल्थ केयर इश्यूज हैं, क्राइसिस अभी भी मेंटेन है। रेगुलर बेसिस पे एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, मिलिट्री कू हो रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी यू कैन सी कि कोरियन वॉर हुआ, वियतनाम वॉर हुआ, इराक पे इन्वेजन हुआ, और अभी सीरिया सीरिया में वॉर कंटिन्यू हुआ। एंड मोर रिसेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, वो भी ऐसी सिचुएशंस प्रिवेलिंग है। तो कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशन का फेलियर रहा है, या इवन दो इन्होंने अपलॉडेबल काम किया है, लेकिन जो कंडीशनैलिटीज रखी गई हैं इन वेस्टर्न नेशन के थ्रू इन इंस्टीट्यूशन का यूज करके, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल गवर्नेंस में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक गैप है जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज की नीड और नेसेसिटी को मीट आउट नहीं करता है। इनके बीच में एक कॉमन कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ है। और इसी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को जो है हम ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में क्लब करते हैं। अब ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ से हम क्या समझते हैं? जनरली जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज का डिस्टिंक्शन है, उसकी जो वोकेबुलरी चेंज कर दी गई है। यानी कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज यू कैन सी, जैसे यूएसए हुआ, यूरोप हुआ, ये मोर स्पेसिफिक जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब में लाई करते हैं। यू कैन सी कि टेम्परेट रीजन, अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब में लाई करते हैं, तो इनको जो है नॉर्दर्न ब्लॉक बोला जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो कि सदर्न पोल में लोकेटेड है, फिर भी वो डेवलप्ड इकोनॉमी कंसीडर होती हैं। पर एक जियोपॉलिटिकल वर्ड में एक रेफरेंस यूज किया गया है ग्लोबल नॉर्थ का, कि जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनको ग्लोबल नॉर्थ बोलते हैं। इनके इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स और गोल डेवलप्ड इकोनॉमी के कॉमन है। और दूसरा डिस्टिंक्शन हम देखते हैं ग्लोबल साउथ का। अब ग्लोबल साउथ से क्या समझते हैं? ग्लोबल साउथ जनरली ये टर्म जो होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए यूज किया गया है, जो कि मैप में या ग्लोब में हम देखें तो सदर्न पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर और इक्वेटर के इस साइड पे लोकेटेड है।
अब जो सदर्न ब्लॉक का रेफरेंस है वो इन यूरोपियन कंट्रीज या जो भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके रेफरेंस में जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको सदर्न ब्लॉक में रखा गया है। यानी कि मोर स्पेसिफिक, इफ यूरोप इज या डेवलप्ड इकोनॉमी और यूएसए इज लोकेटेड हियर, तो बाकी जो एशिया, अफ्रीका या साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिकन की कंट्रीज है इनके रेफरेंस में ये सदर्न पॉइंट पे है और इन्हीं कंट्रीज को जो है सदर्न ब्लॉक बोला जाता है। अब यू कैन सी कि लैटिन अमेरिका या अफ्रीका या एशिया में जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनके इश्यूज, कंसर्न्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्वाइट सिमिलर हैं। यहां पे जो इनका ऑब्जेक्टिव है पॉवर्टी इरेडिकेशन, क्लाइमेट चेंज से लड़ना, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, तो ये जो ग्लोबल साउथ है इनका इनके बीच में एक कॉमनलिटी है, इनके सिटीजन्स का अपलिफ्टमेंट। तो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट क्रिएट करता है बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। तो इसी ग्रीवेंसेस इसी इशू को ध्यान में रखते हुए और इन मल्टीलेटरल या बाइलेटरल इंस्टीट्यूशन की फेलियर या इनकैपेबिलिटी की वजह से जो है ब्रिक्स जैसी ब्लॉकिंग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये जो डिस्कशन हुआ इसका यूटिलाइजेशन हम लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन में देखेंगे कि ब्रिक्स के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इस 15 समिट में जो डेवलपमेंट हुई है, इस ब्रिक्स का एक्सपेंशन ब्रिक्स से जो है ब्रिक्स प्लस में हो गया है। ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन अब इस 15 समिट में मेंबर्स के आने के बाद जो है ब्रिक्स प्लस में हो गया है, तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या पड़ता है और ये एक्सपेंशन जो है वेस्टर्न नेशंस या मोर स्पेसिफिक अगर बोलूं तो ग्लोबल नॉर्थ इस डेवलपमेंट्स को कैसे देखता है, यही आज का हमारा कोर डिस्कशन है। जो लेटर पार्ट ऑफ द स्टेज जब हम 15 समिट के डेवलपमेंट्स को देख लेंगे फिर उनको हम इन डिटेल एनालाइज करेंगे। तो यू कैन सी कि जो 15 समिट हुआ था इसका कोर फोकस ये है कि ये साउथ अफ्रीका में ऑफर रिसेंट कंक्लूड हुआ है, ये 15 समिट थी और इसका सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाता है कि ये समिट कोविड लेड रेस्ट्रिक्शंस के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद पहली बार एज इन अ पर्सन ये समिट विदहेल्ड होती है। यानी कि कोविड के बाद 2019 के बाद जो भी समिट्स हुई थी ब्रिक्स की वो इन वर्चुअल फॉर्म में हुई थी, न कि इन एज अ पर्सन। तो इसका रेलेवेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये 15 ब्रिक्स समिट जो है पोस्ट कोविड पहली बार एज इन अ पर्सन हो रही है। अब इस ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं कि एक्रोनिम स्टैंड क्या करता है। जिसमें बी जो है ब्राजील के लिए स्टैंड करता है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब इस समिट की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको फोकस में रखनी है वो है कि ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट फॉर रशिया। यानी कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस समिट में एज इन पर्सन पार्टिसिपेट नहीं किया। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन दी गई कि जो भी सिचुएशन रशिया में प्रिवेल हो रही है तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए रशियन प्रेसिडेंट का प्रेजेंस रशिया में होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं बता दूं आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मार्च 2023 में पुतिन को जो है यूक्रेन में हो रहे वॉर क्राइम के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया और इस जजमेंट के बिहाफ पे साउथ अफ्रीका जो इस ब्रिक्स समिट को विथहेल्ड कर रहा था, यानी कि इस समिट को चेयर कर रहा था, और साउथ अफ्रीका इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक मेंबर है। उसने रोमन स्टैट्यूट पे साइन किया हुआ है, रोम स्टैट्यूट पे साइन किया हुआ है। तो अगर पुतिन जो है रशिया से साउथ अफ्रीका आते तो साउथ अफ्रीका की ऑब्लिगेशन बन जाती पुतिन को अरेस्ट करना, राइट। तो इसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए जो व्लादिमीर पुतिन इस समिट में एज इन पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। तो यू सॉ कि जो भी कंट्रीज के मेंबर हेड उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट फॉर द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों जब भी हम ऐसी कुछ इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनकी समिट करते हैं, तो किसी न किसी थीम पे बेस्ड होती हैं और ये थीम जनरली हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। मोर स्पेसिफिक बोलूं तो यूपी पीसीएस या और स्टेट पीसीएस में ये थीम जनरली आपसे पूछी जाती हैं। तो इस समिट का भी एक थीम था जो था ब्रिक्स इन अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो इस थीम पे आपको फोकस करना है कि इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म पे एम्फेसिस डाला गया है, राइट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस डाला गया है और ग्रोथ पे एम्फेसिस डाला गया है। और इसका की फोकस एरिया, क्योंकि ये समिट साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है ब्रिक्स के एम्फेसिस और रेलेवेंस को बढ़ाने के लिए की एरिया ऑफ द थीम है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पीसेस के हिसाब से, या यूपीएससी में भी यू कैन सी कि ऐसे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि एग्जामिनर कैन प्ले विद द नंबर की समिट 15th या 16th। तो इतना याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में ये 15th ब्रिक्स समिट हुई है, और आगे आने वाली समिट जो 16th समिट है वो जो है आपकी रशिया में होगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरनलाइज करना बहुत ही जरूरी है कि 15th ब्रिक्स समिट क्या हुई थी, 16th ब्रिक्स समिट कहां होने वाली है और इसका की फोकस एरिया क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज रिलेटेड डेवलपमेंट जो ब्रिक्स से इस 15th समिट से रिलेटेड है। ये न्यूज बेस्ड अफेयर है। अब इसकी जो है हम इशू और इवेंट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ब्रिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, क्या क्या बैकड्रॉप में डेवलपमेंट्स हुई, ये ब्रिक टर्म्स कैसे कॉइन हुआ, और किस बिहाफ पे ये ब्रिक्स की जो है इनफॉर्मल ग्रुपिंग हुई, इन मेंबर्स का क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल रहा है। तो यू कैन सी कि इन द ईयर 2001 गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनेल, जिन्होंने अपने एक इकोनॉमिक रिसर्च पेपर में ये पब्लिश किया कि वर्ल्ड की 4 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना आने वाले डिकेड में वर्ल्ड की इकोनॉमी में डोमिनेट करेंगी, और इनका इन्फ्लुएंस ऐसा होगा कि जो भी डोमिनेंट इकोनॉमीज हैं, जो भी वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी है जैसे यूएसए, यूरोप, इनको जो है ये एक्लिप्स कर देंगी। तो इन्हीं के रिसर्च पेपर के बिहाफ पे जो टर्म ब्रिक है इन्होंने ही कॉइन किया था, जिम ओनील ने, जिसको ब्राजील, रशिया और इंडिया और चाइना। अभी जो हम टर्म एक्रोनिम यूज कर रहे हैं वो ब्रिक्स, राइट। अब ब्रिक्स में जो है साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है तो ये पूरा एक्रोनिम आपका ब्रिक्स हो जाता है, लेकिन इसकी ओरिजिन 2001 में सिर्फ ब्रिक हुई थी। और इसके पीछे रीजन क्या था, जैसे इन्होंने बोला, जिम ओनील ने बोला था कि आने वाले डिकेड में ये कंट्रीज की जो इकोनॉमी डोमिनेंट इकोनॉमी होंगी, और क्योंकि ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एक डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल विद द डॉन ऑफ 21st सेंचुरी क्वाइट कॉमन थे। पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर एंड मोर नीड ऑफ फाइनेंसेस, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्वाइट कॉमन रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग जो है इन 2009 ऐसे इनफॉर्मल समिट होती है, राइट। और इसको जो है रशिया इन द ईयर 2009 चेयर करता है। इस इनफॉर्मल समिट के बाद लेटर ईयर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लेता है, राइट। एंड तब से जो है एक रेगुलर बेसिस पे एनुअली इस समिट को विथहेल्ड किया जाता है, और वन बाय वन एवरी मेंबर कंट्रीज हैज चेयर्ड दिस समिट। रशिया इन 2009, ब्राजील इन 2010, चाइना इन 2011 एंड इंडिया इन 2012, और लेटर साउथ अफ्रीका जो है 2013 में इस समिट को चेयर किया। अब यू कैन सी कि एनुअल बेसिस पे हर एक मेंबर कंट्रीज को इसको चेयर करती आई है, तो ऑन ए रोस्टर बेसिस ऐसे ही ये समिट होती आ रही है। और इसीलिए जो 15 समिट है अभी जस्ट साउथ अफ्रीका में कंक्लूड हुआ, और 16 समिट जो है आपकी रशिया में कंक्लूड होगी। तो यू कैन सी कि अगर कुछ ऐसा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता तो ये क्रोनोलॉजी बिल्ड होती है, कौन सा समिट कब होता है, तो एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहां से आप जनरेट कर लो कि एग्जाम में अगर आपको अवेयरनेस ना हो कि 15th हुई थी या 16th, और ये रोस्टर बेसिस पे ये क्लियरेंस है, राइट, तो यू कैन जनरेट एन ओपिनियन कि कौन सा समिट किस ईयर में होने वाला है, राइट। एक एक्सेप्शनल केस है, कुछ अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी या तो समिट नहीं होगी या कुछ कंटीजेंसी होगी, तभी ये बैलेंस जो डिस्टर्ब होता है। तो यू कैन सी कि रोस्टर बेसिस पे ये मेंबर कंट्रीज जो वन बाय वन जो है इस ब्रिक्स की समिट को चेयर करती आ रही है। अब इस ब्रिक्स का जो है ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स की जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं, ये जो है 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इन 5 कंट्रीज में रिसाइड करता है, राइट। यू कैन सी कि जो 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है वो सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज में है, और मोर स्पेसिफिकली वर्ल्ड की जो 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, दैट इज चाइना और इंडिया, इसी ब्रिक ब्लॉक में है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होगी, यानी कि 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब इन कंट्रीज के मर्जिंग के बाद या जो भी इनका ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग हुआ है, ये जो है इकोनॉमिक लेवल पे अब देखें तो 26% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये वर्ल्ड की 5 कंट्रीज होती हैं, यानी कि इनका इकोनॉमिक माइट भी अराउंड 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी है। और अगर ट्रिपल पी बेसिस पे देखें, यानी कि परचेजिंग पावर पे देखें, तो
ये जो ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वर्ल्ड 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। तो ये एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इनकी पॉपुलेशन, और इसके बिहाफ पे, इस डाटा के बिहाफ पे यू कैन एनालाइज कि ब्रिक्स की जो है स्ट्रेंथ या डोमिनेंस वर्ल्ड में कैसा होने वाला है। ये तो स्टैटिक पार्ट ऑफ द डिस्कशन है। अभी हम जब लेटर डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स प्लस जो एक्सपेंशन हुआ उसके बाद ये सिनेरियोस कैसे चेंज हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने वेस्टर्न नेशंस या जो भी वेस्टर्न हेगेमनी है उनको जो है चैलेंज किया, वो हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जब ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो दिस इज द कोर डिस्कशन अबाउट द बेसिक एंड स्टैटिक एरिया, राइट। अब मैंने जैसे बोला कि ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, और ये पांचों कंट्रीज डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, राइट। इनकी पॉपुलेशन अपराइज होती जा रही है, इनकी नीड एंड नेसेसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट का की फोकस एरिया एजुकेशन देना है, मासेस ऑफ द पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालना है, राइट। अपने पर कैपिटा इनकम अपने सिटीजन्स का बढ़ाना है। तो इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल इन 5 कंट्रीज के क्वाइट कॉमन है, और इसी बिहाफ पे जो है इस ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज की जो है ग्रुपिंग की गई थी। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है अपने इस गोल को मीट आउट करने के लिए, जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करेंगी, अपने रिलेशनशिप को मोर स्ट्रेंथन करेंगी, और जो भी एरियाज हैं उन पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियन एडवाइसेस को शेयर करेंगी। दैट इज they will deepen, broaden, intensify cooperation within the grouping and among the individual countries for more sustainable, equitable and mutual beneficial development. यानी कि की फोकस एरिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट along with equitable access of the resources, और ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा। जो भी डेवलपमेंट बेनिफिट्स होंगी, उनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी एडवाइजेस होंगी, ये मेंबर कंट्रीज आपस में शेयर करेंगी, ताकि एक दूसरे की जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो प्रॉस्पेरिटी हो सके, और ये ग्रुपिंग एंड मोर स्पेसिफिकली एट इंडिविजुअल लेवल हर एक कंट्री प्रॉस्पर्स करे, डेवलप करे, राइट। और पॉवर्टी जैसा इशू क्योंकि इन कंट्रीज में प्रिवेलेंट है, तो उसको भी इरेडिकेट करना है, इसीलिए ये मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को जो है इक्वली असिस्ट करेंगी, और उनका कोर ऑब्जेक्टिव होगा कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें rather than being a competitive entity. अब you can see कि इस ग्रुपिंग में इंडिया है और चाइना है, दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट। दोनों की नीड और नेसेसिटीज क्वाइट कॉमन है, तो क्वाइट एंड ऑफन ये दोनों कंट्रीज को एज एन कॉम्पिटिटर देखा जाता है, चाहे वो रिसोर्स के लिए हो, कहीं भी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए हो, तो इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए जो है कॉम्पिटिटर देखे जाते हैं। लेकिन इस जो है डिफरेंस को खत्म करने के लिए ऐसे समिट या ऐसे इनफॉर्मल ग्रुपिंग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, ताकि कंपटीशन हटे और दोनों के बीच में कोऑपरेशन एस्टैब्लिश हो, म्यूचुअल कंसेंसस हो, जिससे दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट हो सके। और साउथ अफ्रीका के एडिशन के बाद इस ब्रिक्स की जो है रेलेवेंस और बढ़ जाती है, जिससे जो है अफ्रीका में इस ब्रिक्स का रोल क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट अगर आप देखें तो यहाँ की जो कंट्रीज है, जो यहाँ के इंडिविजुअल्स हैं, वो अंडर डेवलप्ड है, बहुत ही पुअर है, राइट। और उनकी जो है नीड और नेसेसिटी डेली ऑन अ डेली बेसिस बढ़ती ही जाएगी। तो एक साउथ साउथ कॉपरेशन, जो अभी मैंने की टर्मिनोलॉजी डिस्कस की कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इश्यूज और गोल कॉमन है, तो ब्रिक्स जैसी ग्रुपिंग जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऑब्जेक्टिव्स और गोल को ध्यान में रख के एस्टैब्लिश की गई है, तो अफ्रीका में इनका रोल जो है, इस ब्रिक्स का रोल बढ़ जाता है। इसीलिए जो है ये साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको प्रायोरिटाइज करता है, ताकि अफ्रीका में जो डेवलपमेंट और जो भी डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन जो पिछले 10-15 सालों में डेवलपमेंट हुई है, उस बिहाफ पे ब्रिक्स जो है एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी की तरफ उभरता जा रहा है, और ये वेस्टर्न मीडिया और जो यूएसए, यूरोप जैसे पावर से उनकी हेगेमनी को चैलेंज करता जा रहा है। तो कैन सी कि दिस इज वन ऑफ द इमर्जिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी जो कि अब इमर्ज करता जा रहा है, और इसी बिहाफ पे, इसी ऑब्जेक्टिव्स पे जो है ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो दोस्तों, नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड कि इस ब्रिक्स के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या थे, और इन मेंबर कंट्रीज की फोकस एरियाज क्या थे, तो
इन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को परस्यू करने के लिए इन मेंबर कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन का होना बहुत ही जरूरी था। और ये कोऑपरेशन इनिशियली पॉलिटिकल कोऑपरेशन के फॉर्म में डेवलप होता है, जिसमें इस मेंबर ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे वो एनुअल बेसिस पे एक दूसरे से मिलते रहे। लेकिन विद पैसिविटी ऑफ अ टाइम, जैसे ही सोसाइटी में एडवांसमेंट होती गई, इन कंट्रीज की नीड और नेसेसिटीज चेंज होती रही, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज चेंज होती रही, तो विद ग्रेजुअल रिफॉर्म ऑफ टाइम ये कॉपरेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, साइंस एंड टेक के एरिया में इन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन शुरू हो गया। और मोर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को भी प्रमोट करने के लिए मेंबर कंट्रीज आपस में कॉपरेट करने लग गई। एज प्रीवियसली डिस्कस की क्योंकि ये ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनका की फोकस एरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट था, तो इनके बीच में एक पॉलिटिकल कॉपरेशन एस्टैब्लिश हुआ कि अगर इन कंट्रीज के पास में कुछ ऐसी एक्सपर्टीज या ऐसा कुछ पॉलिसी है जिसके बिहाफ पे इन्होंने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया है, तो वो सेम पॉलिसी जो है बाकी जो इनकी मेंबर कंट्रीज है उनके साथ भी शेयर करेंगे। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंट्रीज ने अडॉप्ट की हैं वो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर करेंगी, ताकि एक म्यूचुअल कॉपरेशन और इन मेंबर कंट्रीज का डेवलपमेंट हो सके। बिसाइड्स, इस ब्रिक्स का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे, उनके रिफॉर्मेशन पे भी बेस्ड था। तो एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और पॉलिटिकल कॉपरेशन एरिया उसी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड था, ताकि जो ग्लोबल पॉलिटी है, जो भी ग्लोबल गवर्नेंस है, वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में हो, राइट। और यूनिपोलरिटी या बाइपोलरिटी को हटा के जो वर्ल्ड ऑर्डर हो वो मोर एंड मोर मल्टीलेटरल हो, राइट। तो दीज आर द की पॉलिटिकल एरियाज जिसके बिहाफ पे ये मेंबर कंट्रीज आपस में कॉपरेट करती हैं। एंड विद लेटर पैसिविटी ऑफ ए टाइम ये कॉपरेशन जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन में जो है तब्दील होता है। यानी जैसे ही कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कॉपरेशन होता है और इनकी नीड एंड नेसेसिटी है कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, तो वो फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन पे फोकस करते हैं। नाउ हमने देखा कि जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज हैं इनका पॉपुलेशन वर्ल्ड का 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूं कि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो इनके बीच में अगर एक इकोनॉमिक कंसेंसस बनाया जाए तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए क्वाइट क्रूशियल और क्वाइट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनका फोकस जो है मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करना, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज के बीच में, उस पर भी जो है कॉपरेशन इस्टेब्लिश हो, कॉपरेशन को इन्होंने बिल्डअप किया। और इसी बिहाफ पे जो कई सारे ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन, इनोवेशन कॉपरेशन, कस्टम्स कॉरपोरेशन और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड इनिशियली जैसा मैंने डिस्कस किया कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए थे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज और अक्रॉस द वर्ल्ड जो है पीस, स्टेबिलिटी अलोंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फेलियर रहा है, जिसकी वजह से ब्रिक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और उसी लूप होल, उसी पॉलिसी गैप को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स ने जो है अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पैरेलल टू द वर्ल्ड बैंक माना जाता है, वो एस्टैब्लिश किया। बिसाइड्स आईएमएफ का एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन जो है, ये इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है कंटीजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट साइन किया, जो कि ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस के इशू को हैंडल कर सके। तो दीज आर द एरिया ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसमें ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज 1 to 1 एक दूसरे से और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भी कोऑपरेट करते हैं। एंड जैसे ही ये डेवलपमेंट होती है तो इन कंट्रीज के इस कंट्री के सिटीजन्स के बीच में भी मोर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होगी और एक नई फ्रेंडशिप फॉर्ज होगी, राइट। और इनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिससे ये एक दूसरे कंट्री की कल्चर, वहाँ के इंडिविजुअल्स की जो रिस्पेक्ट और इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सकेंगे, राइट। यू कैन सी कि ऐसा कुछ यंग डिप्लोमेट्स फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम्स अलोंग विद द ट्रेड यूनियन फोरम जो है इन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के बीच में एस्टैब्लिश हुआ है, दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल टू पीपल कॉपरेशन। तो दीज आर द एरियाज जिसमें जो है ब्रिक्स के मेंबर्स जो हैं आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। नाउ एज आई डिस्कस की
वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हुए थे उनका कुछ ना कुछ फेलियर रहा है या इनकम्पिटेंस रहा है, जिससे कि अभी भी पावर्टी, एक्सट्रीमिज्म जैसे इश्यूज जो प्रिविलेंट हो सके। और बिसाइड्स ये जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन थे, वर्ल्ड बैंक और IMF अलोंग विद द यूनाइटेड नेशन असेंबलीज, इनका यूटिलाइजेशन वेस्टर्न नेशन जो है अपने फेवर में कर रही थी, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट था डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस का यूज करके वेस्टर्न नेशंस इन डेवलपिंग इकोनॉमीज को अपने कंडीशंस को इंपोज कर रही थी। तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था, और ये मिडिल जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है एक अल्टरनेटिव सोर्स, एक अल्टरनेटिव ग्लोबल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, जिससे अपने नीड और नेसेसिटी को वो पूरा कर सके। इसी नीड को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 2014 में फोर्टेलिजा डिक्लेरेशन के बाद किया, और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के शंघाई में लोकेटेड है। अब इसका की पर्पस क्या है, और इस बैंक को, इस इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये हमें फोकस करना है कि इसके कंपैरेटिव में वेस्टर्न नेशंस ने या ओवरऑल ग्लोबल गवर्नेंस ने एक वर्ल्ड बैंक जैसा इंस्टीट्यूशन जो है स्टैब्लिश ऑलरेडी किया हुआ था, फिर ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ब्रिक्स जो है एक एंटी वेस्ट, एंटी नॉर्थ कॉपरेशन ग्रुप का एक एस्टैब्लिशमेंट है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन ये बना रहा है अगेंस्ट द वेस्टर्न हेगेमनी बना रहा है, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ वर्ल्ड बैंक डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अगर हम की फोकस करें, जो ब्रिक्स का कोर ऑब्जेक्टिव था, उसका कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिफॉर्म होना चाहिए, राइट। तो जो भी ब्रिक्स ये ऐसे इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, तो एज अ कंपटीशन की तरह नहीं कर रहा, रेदर ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने के लिए, मोर एंड मोर पीस एंड स्टेबिलिटी अलोंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए कर रहा है। इसलिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश हुआ है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के किया गया है। और दूसरा पॉइंट इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जैसा मैंने डिस्कस किया कि अगर वर्ल्ड बैंक और IMF से कुछ भी बेनिफिट्स डेवलपिंग इकोनॉमीज ले रही थी, तो वेस्टर्न नेशन उनको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन पे इंपोज करते थे, जिससे उन डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक इशू, एक कंसर्न रहता था। लेकिन ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स ने एस्टैब्लिश किया, ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी जाएंगी जब भी डेवलपिंग इकोनॉमीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू असिस्टमेंट मिले, राइट। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को ही नहीं असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा, रेदर वर्ल्ड की और भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी जो है ये एस्टैब्लिश करेगा। यू कैन सी कि कैसे आपको एक आर्गुमेंट बिल्ड करना है, क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक का एक कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है, या न्यू डेवलपमेंट बैंक इसलिए एस्टैब्लिश किया गया कि वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेट करके वर्ल्ड में मोर पीस एंड स्टेबिलिटी अलोंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सके, ताकि जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो अपलिफ्ट हो सके, राइट। तो ये दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट आपको इससे रखना जरूरी है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, एज आई मेंशन, कि फोर्टेलिजा डिक्लेरेशन 2014 के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था, और इसी डिक्लेरेशन के थ्रू जो है एक सेपरेट बॉडी जो है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एस्टैब्लिश की गई थी। अब ये कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट को एज अ कोरोलरी टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखा जा रहा है, यानी कि जो ग्लोबल गवर्नेंस में IMF का फंक्शन है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को प्रिवेंट करना और ग्लोबल लिक्विडिटी को मेंटेन करना, सेम कोर फंक्शन ब्रिक्स द्वारा एस्टैब्लिश इस कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का, यानी कि ये जो है मेंबर कंट्रीज को जो है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देंगी ताकि कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो सके, और इन कंट्रीज के बीच में जो करेंसी स्वैप जैसी फैसिलिटीज भी ये जो कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है, अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है, और ये इन द ईयर 2015 जो है स्टैब्लिश किया गया था, राइट। और इसकी अब तक की जो अचीवमेंट्स रही हैं, इसने इंडिया जैसे कंट्रीज को भी ऑन ए रेगुलर बेसिस जो है ऐसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है लिक्विड फंड जो है प्रोवाइड किया गया है। एज प्रीवियसली वी सॉ कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एज ए कॉम्पिटिटिव ऑर्गन टू वर्ल्ड बैंक देखा जा रहा था, एंड सिमिलरली यही क्रिटिसिज्म कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट का रखा गया है कि ये एक IMF का जो है एक कॉम्पिटिटिव बॉडी है। लेकिन सेम अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर जब आप आर्गुमेंट बिल्ड करें
तो दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट आपको रखना जरूरी है कि जो ब्रिक्स के कोर ऑब्जेक्टिव हैं वो एज अ फैसिलिटेटर सर्व करने के लिए जो इन इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है ताकि ग्लोबल गवर्नेंस मोर एंड मोर प्रमोट हो सके। तो ये दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट यू नीड टू कीप इन फोकस, राइट। तो ये जो है इस जो ब्रिक्स की जो है अचीवमेंट्स थी, ये इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट था जिसके बिहाफ पे जो है ब्रिक्स अपने कोर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को जो है अब तक मीट करता आ रहा है। तो दिस इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ द डिस्कशन जो अब तक ब्रिक्स से रिलेटेड था। लेकिन अभी जो 15 समिट कंक्लूड हुई है साउथ अफ्रीका में, उसमें जो है मेंबर कंट्रीज के बीच में कुछ कॉमन कंसेंसस डेवलप हुआ जिसको कि जॉइंट स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से जॉइंट स्टेटमेंट जो है इन मेंबर कंट्रीज के बीच में किन किन एरियाज में कॉमन कंसेंसस हुआ और इन 7 की फोकस एरिया पे हम अपना फोकस लाते हैं। तो एज वी नो कि इंडिया इस साल का G20 जो है प्रेसिडेंसी चेयर कर रहा है, तो ब्रिक्स की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया की इस G20 प्रेसिडेंसी को चेयर करने के लिए सपोर्ट किया है अपने इस जॉइंट डिक्लेरेशन में। और इन द फ्यूचर जो आने वाले 2024 और 2025 में जो G20 का समिट होने वाला है वो ब्राजील और साउथ अफ्रीका में हेल्ड होगा, तो इनकी भी चेयरमैनशिप को जो है इस ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, राइट। और क्योंकि ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज एक रीजन की वजह से अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और गोल की वजह से एस्टैब्लिश हुई हैं, तो इनका जो एक जॉइंट स्टेटमेंट था वो है ग्लोबल गवर्नेंस को एनहेंस करना, मोर एंड मोर जो भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुए हैं उनका डेमोक्रेटाइजेशन करना, मोर एंड मोर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो, अलॉन्ग विद जो भी गवर्नेंस मेजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड लिए जा रहे हैं उनमें एजिलिटी और एफिशिएंसी आ सके, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये रहा है कि पहली बार इस समिट में यूएस को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए कुछ जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है, दैट इज यूनिलेटरल मेजर्स, यानी कि यूएसए एज यू नो कि यूनिलेटरली अक्रॉस द वर्ल्ड जिन भी कंट्रीज के साथ उसके पॉलिसी एग्रीमेंट या म्यूचुअल नेक्सस नहीं होता उस पे यूएसए सैंक्शंस लाती है, जैसा कि चाइना पे कुछ ट्रेड सैंक्शंस लाए, ईरान पे कुछ सैंक्शंस लाए। तो इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन पहली बार अगेंस्ट द यूएसए डायरेक्ट रेफरेंस नहीं इनडायरेक्ट रेफरेंस लेके यूनिलेटरल कोअर्सिव एक्शन को जो है कंडेम किया गया है, राइट। और इस चीज पे फोकस किया गया है कि मोर एंड मोर इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ जो है एस्टैब्लिश हो सके, राइट। और कुछ फर्दर एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, जैसे कि ह्यूमन राइट एरियाज में जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इन मेंबर कंट्रीज में कंसेंसस बिल्डअप हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो फूड इनसिक्योरिटी, वीट की सप्लाई में एक इशू क्रिएट हो रहा था, तो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के इशू पे इन मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कॉमन कंसेंसस डेवलप हुआ। और छठवां पॉइंट आपका जो है वो यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है। एज यू नो कि पिछले कई सालों से डिस्कशन चल रहा है कि इस यूएन लेड बॉडीज का जो है रिफॉर्म होना चाहिए, मोर स्पेसिफिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जिसमें सिर्फ वर्ल्ड की 5 प्रोमिनेंट कंट्रीज ही एज ए परमानेंट मेंबर हैं, तो उनका रिफॉर्म हो ताकि मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वो बन सके। तो इस एरिया पे जो है इन मेंबर कंट्रीज के बीच में इस 15 समिट में जो है एक जॉइंट कंसेंसस बिल्ड हुआ है एंड इन द एंड वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी हो, रशिया यूक्रेन वॉर का जो एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो सके, उसके लिए जो है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे एम्फेसिस दिया गया है। तो दीज आर द जॉइंट एरिया, दीज आर द जॉइंट स्टेटमेंट जिस पे मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉमन कंसेंसस बिल्डअप हुआ है इस ब्रिक्स समिट में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर लेट्स सी कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस 15 समिट में जिससे ये ब्रिक्स का एक्रोनिम जो है ब्रिक्स प्लस हो गया है। और इस इंसिडेंट ने ग्लोबल गवर्नेंस में एक टेक्टोनिक शिफ्ट क्रिएट किया है, राइट। और इसको हम एनालाइज करेंगे कि जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ब्रिक्स प्लस एक्रोनिम है, इनिशियली जो कि ब्रिक्स था, लेकिन कुछ कंट्रीज ने इस ग्रुपिंग में अपनी मेंबरशिप को क्लेम करने के लिए एक एफर्ट डाला है, जिससे अपॉन दीज कंट्रीज अडॉप्शन ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है अब ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हो गई, यानी कि ये 6 कंट्रीज को अब जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप दे दी गई है। एंड ऑफिशियली जनवरी 1 2024 से ये 6 कंट्रीज जो हैं इस ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हो जाएंगी और इस ग्रुपिंग की जो टोटल मेंबरशिप है वो 5 से इंक्रीज होकर 11 हो जाएंगी, राइट। तो ये तो इस समिट से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो की फोकस आर्गुमेंटेटिव बेस पे है वो दिस इज दिस कि
रीसेंट सीरीज ऑफ डेवलपमेंट में, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज अगेंस्ट वेस्टर्न हेगेमनी बहुत ही परेशान थी, तो मोर देन 40 कंट्रीज ने जो एक अपना इंटरेस्ट शो किया था इस ब्रिक्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। और एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। रीजन बिंग कि ब्रिक्स को जनरली एंटी वेस्ट, एंटी यूएस से समझा जाता है, और इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है जिनका डोमिनेंस और जिनका से ज्यादा है। तो अगर कोई भी कंट्री इस ब्रिक्स समिट में, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन करने का अपना इंटरेस्ट शो करती है, तो मोर इट इज सीन एज एन एंटी वेस्ट ओपिनियन या एंटी वेस्ट हेगेमनी। यू कैन सी कि 40 कंट्रीज ने जो है इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अपने इंटरेस्ट शो किया ज्वाइन करने के लिए, और अराउंड 23 कंट्रीज ने तो फॉर्मली जो है अप्लाई भी कर दिया था। और इन 23 कंट्रीज में से ये 6 कंट्रीज जो है, ये ब्रिक्स के जो अब तक के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इन 6 कंट्रीज को मेंबरशिप दी है। तो इस इशू का हम फर्दर और डायग्नोज कर डिटेल में डील करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमें फोकस एरिया रखना है कि ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज है 5 से बढ़ के जो है अराउंड 11 हो गई हैं, और इन 6 कंट्रीज में 3 जो है आपकी मिडिल ईस्ट में है, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। यू कैन सी कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स के की फोकस एरिया को भी डिफाइन करता है कि आखिर ब्रिक्स की क्या स्ट्रैटेजी है कि इन 3 मेंबर कंट्रीज को, मोर स्पेसिफिक इन मिडिल ईस्ट जो है, इनको मेंबरशिप दी गई है। अफ्रीका में यू कैन सी कि इजिप्ट और इथियोपिया जैसी 2 कंट्रीज हैं, इनको जो है इसका ग्रुपिंग की मेंबरशिप दी गई है। और साउथ अमेरिका में देखें तो अर्जेंटीना को जो है इस ब्रिक्स का ऑफिशियल मेंबर बनाया गया है। तो यू कैन सी कि ब्रिक्स कैसे इनिशियली जो 5 मेंबर ग्रुपिंग स्टैब्लिश हुई थी, अपना एक्सपेंशन कर रही है और ग्रेजुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ये एक्सपैंड कर रही है। नाउ एज वी हैव सीन कि जैसे ही ब्रिक्स एक्सपेंड होता है, यानी कि इसकी मेंबरशिप 5 से 11 हो जाती है, और इनिशियली जो ये ब्रिक्स था 40% ऑफ द वर्ल्ड था, इसकी इकोनॉमी जो थी अबाउट 1/4 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी थी। लेकिन इन मेंबर्स के ऐड होने के बाद, यानी कि जब 6 न्यू मेंबर्स इस ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स ग्रुपिंग में ऐड हुए हैं, तो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इनकी पॉपुलेशन पे जो है कुछ चेंजेस आए हैं, और उनका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल गवर्नेंस पे, इस ब्रिक्स की वाइडनिंग का ब्रिक्स की वाइडनिंग होने से ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम देखेंगे। तो अपॉन एडिशन ऑफ दिस 6 न्यू मेंबर्स, और अब ब्रिक्स की जो टोटल कैपेसिटी अबाउट 11 कंट्रीज हो जाएगी, तो इसकी पॉपुलेशन 40% से बढ़ के अबाउट 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। कैन यू जस्ट इमेजिन कि 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 11 कंट्रीज में रिसाइड करती हैं, जो कि ब्रिक्स की ग्रुपिंग का एक हिस्सा है। और इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी हो जाएगी, राइट। तो इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी हो जाएगी। एंड बिसाइड्स, क्योंकि ये 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट होगी, यानी कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट होगा, वो इन मेंबर कंट्रीज के बीच में अबाउट 1/4, यानी कि 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड मोर ड्रिवन बाय चाइना होगी। यू कैन सी इन दिस ग्राफ कि कैसे जीडीपी, पॉपुलेशन और एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रुप्स इन द सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी चेंजेस आएंगे अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन ब्रिक्स प्लस में हुआ है। तो बिसाइड्स जो ये ब्रिक्स प्लस के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, दैट इज अभी हम फोकस करते हैं रशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड अर्जेंटीना। ये कंट्रीज ऐसी हैं कि ओपेक ग्रुपिंग की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, जो भी पेट्रोल, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग टॉप 10 कंट्रीज हैं, उनमें से 6 कंट्रीज जो हैं अब इस ब्रिक्स प्लस मेंबरशिप का एक हिस्सा होंगी। ऑयल प्रोडक्शन के एरिया में भी जो अराउंड 43% ऑफ द जो ऑयल प्रोडक्शन होगा इन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के थ्रू ही होगा। तो ये एक डेटा जो रिलेटेड है ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन से, कैसे ये वर्ल्ड की इकोनॉमी, जियोपॉलिटी, जियो इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट करेंगी जैसे ही ब्रिक्स का एक्सपेंशन जो है ब्रिक्स प्लस में होगा। अब इसका इंपैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस में क्या पड़ेगा? अब क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है, जो इस ब्रिक्स ग्रुपिंग की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 46% होगी, और अगर 46% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, तो इनका कंसेंसस, इनका से और भी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे बढ़ जाएगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर वॉइस जो है अब ब्रिक्स प्लस जो है सर्व करेगी, राइट। एंड बिसाइड्स, क्योंकि
अराउंड 46% ऑफ द पॉपुलेशन है, और इन कंट्रीज की जो है पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं इंडिया, इथियोपिया, जिनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी, तो इनकी नीड और नेसेसिटी भी बढ़ेगी, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बिल्डअप होंगी, और इस बिहाफ पे अगर ये मेंबर कंट्रीज आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं या ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या इकोनॉमिक ब्लॉक बनता है, तो वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मोर स्पेसिफिकली इन 11 कंट्रीज में जो है बूस्टअप करेगा। सेकेंड, क्योंकि ब्रिक्स का इस्टेब्लिशमेंट ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को ले आना था, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म लेके आना था, और एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर लेके आना था। तो जब 46% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन और 1/3 ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ल्ड जैसी कुछ ऐसी ग्रुपिंग है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उनका से जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक में बढ़ेगा, और इनकी रिफॉर्मेशन होगी, और ये इंस्टीट्यूशन मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम होंगे, राइट। एंड फर्दर, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो भी ब्रिक्स प्लस की कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनकी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स कॉमन है, जैसे पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, राइट, इश्यूज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और टेररिज्म। तो ये मेंबर कंट्रीज, ये 11 मेंबर कंट्रीज आपस में जो कॉपरेट कर सकते हैं और अपनी जो पॉलिसी, जो एक्सपर्ट पॉलिसीज हैं और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इनका जो है म्यूचुअल डेवलपमेंट हो सके, राइट। और इन द एंड जो भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव है ब्रिक्स से रिलेटेड, राइट, रिलेटेड टू ग्लोबल प्रॉब्लम, जो भी डाइवर्स पर्सपेक्टिव, हर एक कंट्री, हर एक ग्रुपिंग का अपना एक ओपिनियन है, तो इन ओपिनियन को एक सेंट्रलाइज पर्सपेक्टिव मिलेगा अगर इन ब्रिक्स प्लस मेंबर कंट्रीज के बीच में एक कॉमन कंसेंसस बिल्डअप हो। तो यू कैन सी कि ग्लोबल गवर्नेंस में कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अब तक जो वेस्टर्न हेगमनी चली आ रही थी, G20 और G7 जैसे जो भी रीजनल ग्रुपिंग इंस्टीट्यूशंस थे, उनका अपना एक डोमिनेशन चला आ रहा था। अब उनको रिप्लेस करते हुए जैसे ही ब्रिक्स से जो है ये ग्रुपिंग जो है ब्रिक्स प्लस हो जाएगी, तो इनका से, इनका डोमिनेंस और इनका रिप्रेजेंटेशन मोर इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है बढ़ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं इसको मोर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन ब्रिक्स प्लस में हुआ है और जो 6 कंट्रीज एडअप हुई हैं, ये ब्रिक्स की नीड और नेसेसिटी को कैसे मीट करती हैं, और ये जो 6 कंट्रीज इस फॉर्मल ग्रुप में जो है इनफॉर्मल ग्रुप में अपना इन्होंने मेंबरशिप क्लेम किया, इनकी क्या नीड और नेसेसिटी थी जिसके बिहाफ पे इन्होंने जो ब्रिक्स की मेंबरशिप को लिया है। तो वन बाय वन वी नीड टू सी। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान ने जो है इसकी मेंबरशिप को अडॉप्ट किया, तो इनमें इनकी क्या नीड और नेसेसिटी थी जिसकी वजह से इन्होंने ब्रिक्स की मेंबरशिप को क्लेम किया है। तो सबसे पहले फोकस डालते हैं कि सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया एक रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन था, जिसकी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक रिलेशन इनिशियली जो है यूएसए से हिस्टोरिकली रही है, लेकिन ऑफ अ रीसेंट मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में एक बाइफर्केशन, एक डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है, राइट। तो सऊदी अरेबिया अपने नीड और नेसेसिटी, अपने स्ट्रेटजिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए और यूएसए से दूरी बनाते हुए कुछ ऐसे अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स का मेंबरशिप को ढूंढ रहा था जिससे अपनी कंट्री की इकोनॉमी, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। तो ब्रिक्स से बेटर जो है प्लेटफॉर्म सऊदी अरेबिया को नहीं मिलने वाला था, राइट। नाउ वी नीड टू एनालाइज कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन ब्रिक्स प्लस में हुआ है और जो नए मेंबर्स इस इनफॉर्मल ग्रुप में ऐड हुए हैं, उनकी क्या नीड और नेसेसिटी थी, क्या बैकएंड में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए जिनके बिहाफ पे जो है इन मेंबर कंट्रीज ने जो है, इन न्यू एडेड कंट्रीज ने जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप क्लेम करने में एक इंटरेस्ट शो किया। एंड बिसाइड्स ब्रिक्स की जो अब तक मेंबर कंट्रीज थे या ब्रिक्स एज अ होल ग्रुप, इसका क्या इंटरेस्ट सर्व हो रहा था इन नए मेंबर कंट्रीज को ऐड करने के बाद, यानी कि ब्रिक्स एक्सपेंशन से ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका क्या इंटरेस्ट सर्व हो रहा था, राइट। तो वन बाय वन वी नीड टू एड्रेस दिस थिंग्स। तो उस पे सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट पे फोकस करते हैं, और मिडिल ईस्ट की जो 3 नई कंट्रीज अभी जो ब्रिक्स की मेंबरशिप जिनको दी गई है, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान है। नाउ यू कैन सी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो है हिस्टोरिकली एक डिस्कॉर्ड रहा है
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन, और ये डिस्कॉर्ड ऐसा रहा है कि जिसने ओवरऑल वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस किया है, राइट। अब सऊदी अरेबिया के बीच, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच जो डिस्कॉर्ड रहा है, उस डिस्कॉर्ड को लेते हुए यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट अब तक मेंटेन था, यानी कि यूएसए जो है सऊदी अरेबिया को ऑन अ रेगुलर बेसिस अगेंस्ट एनी इन्वेजन या अटैक जो है सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करता था, और सऊदी अरेबिया इन टर्न जो है यूएसए को चीपर बेसिस पे जो है ऑयल प्रोवाइड करती थी। बहुत सारे जो डिफेंस के प्रोडक्शन जो यूएसए में होते थे उनको सऊदी अरेबिया बाई करती थी। लेकिन ऑफ रीसेंट जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुआ है, चाइना ने जो है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो है कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की है, यानी कि एक मिडिल मैन की कंडीशन सर्व की है, और इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट कम हो गया है। एंड क्योंकि कुछ और भी ऐसे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि यूएसए की एनर्जी नीड्स अब रिप्लेस हो रही है, यानी कि मिडिल ईस्ट पे उसका फोकस कम हो रहा है, तो वो मिडिल ईस्ट से अपना अटेंशन विड्रॉ कर रहा है। और इसी डेवलपमेंट्स को देखते हुए सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्रीज अपना फॉरेन पॉलिसी रीअलाइनमेंट कर रही हैं, और कुछ ऐसा अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जिस पे वो आज की मॉडर्न डे रियलिटी से अपने आप को लिंक कर पाए। तो इस बिहाफ से सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान का जो है ब्रिक्स का मेंबरशिप अक्लेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। बिसाइड्स क्योंकि ये तीन कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, और आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जीज पर जो शिफ्ट होता जा रहा है, तो इनको भी कुछ ऐसा मार्केट या कुछ ऐसा रीजनल ग्रुपिंग आइडेंटिफाई करना था जहां पे ये ऑयल बेच सकें। और ब्रिक्स से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है जिसमें दो प्रोमिनेंट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज इंडिया और चाइना, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी कंजप्शन मोर विद रेफरेंस टू क्रूड ऑयल है, तो इन तीन कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ब्रिक्स के फॉर्म में, जहां पे ये अपना ट्रेड और बिजनेस जो प्रमोट कर सके। तो ये तो हुआ मिडिल ईस्ट पे फोकस। और ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, मिडिल ईस्ट की ही तीन कंट्रीज को मेंबरशिप देने का मतलब कि ब्रिक्स के खुद के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एम होंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि बिसाइड्स रशिया, जो कि एक नेचुरल गैस रिच कंट्री है, अलोंग विद क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंडिया और चाइना एनर्जी हंग्री कंट्रीज हैं, तो अगर वो कुछ ऐसी ग्रुपिंग बनाती हैं, राइट, ब्रिक्स का एक्सपेंशन करती हैं, और ये मिडिल ईस्ट के तीन कंट्रीज जो रिच ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वो अगर कुछ इनके बीच में एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट या ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट रिलेटेड टू द एसेस ऑफ दिस क्रूड ऑयल होता है, तो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये तो था मिडिल ईस्ट पे फोकस। अब हम आते हैं साउथ अमेरिका पे। अगर फोकस करें तो अर्जेंटीना को ऑफ रिसेंट जो है इसकी मेंबरशिप दी गई थी। अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका की जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। अब अर्जेंटीना में जो बैकएंड में पास में जो डेवलपमेंट्स है उस पर फोकस कर लेते हैं कि अर्जेंटीना जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन से ऑफ रिसेंट कुछ सालों से जो है सफर कर रहा है, और ये इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं यूएसए के फेवर में है, और ये जो है अर्जेंटीना के लिए एक डिसइंटरेस्ट पैदा करता है कि ऐसे सिनेरियो में जो इंस्टेबिलिटी की सिनेरियो क्रिएट हुई है उस पर यूएसए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज कर रहा है और उसके रेस्क्यू पे नहीं आ रहा है। तो अर्जेंटीना के लिए क्वाइट वैलिड आर्ग्यूमेंट बिल्ड हो जाता है कि ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया जैसे कंट्रीज हैं, उनकी मेंबरशिप को जो है ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में जो अपनी मेंबरशिप को अक्लेम करें। ये तो हुआ अर्जेंटीना का पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर ब्रिक्स में अर्जेंटीना का एडिशन हो जाता है तो ब्रिक्स के मेंबर्स के लिए कैसे फायदा होता है? अब एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड ऑफ अ रीसेंट लिथियम आयन बैटरीज क्वाइट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही रिसोर्सेज अर्जेंटीना पे आपको मिल जाते हैं। यानी कि अर्जेंटीना में लिथियम के बहुत सारे रिजर्व्स अवेलेबल है, यहाँ पे नेचुरल गैस का प्रोडक्शन अवेलेबल है, अलॉन्ग विद द क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अवेलेबल है। तो अगर ऐसी कोई कंट्री ब्रिक्स की जो मेंबरशिप अगर क्लेम करती है तो ब्रिक्स के मेंबर के लिए जो एनर्जी रिसोर्सेज की एसेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इस हिसाब से दोनों का जो है पॉइंट जो है अपना मीट आउट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हमने 4 कंट्रीज का देख लिया है कि क्यों ज्वाइन किया ब्रिक्स को, उससे क्या फायदा और इन कंट्रीज के पीछे क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे जिसके बिहाफ पे ब्रिक्स की जो मेंबरशिप अक्लेम की। अब आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, राइट। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 2 प्रोमिनेंट कंट्री है, दैट इज इजिप्ट अलॉन्ग विथ इथोपिया, जिन्होंने इसकी मेंबरशिप को अक्लेम किया है। अब यहाँ पे एक डेवलपमेंट देख लेते हैं कि इथोपिया में पिछले कुछ सालों में जो है
एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कू हुआ है, फूड क्राइसिस हुई है, और यूएसए ऑलरेडी जो है यहाँ पे इथोपिया में एक्टिव था, फूड एड दिया, इथोपिया को जो है रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल बेलिंग करता रहा है, फूड एड प्रोडक्शन करता रहा है। लेकिन जैसे ही ये इंस्टेबिलिटी इथोपिया में क्रिएट हुई, यूएसए ने जो है अपना जो फूड का एड, जो भी फूड एड इथोपिया को देता था उसको विड्रॉ कर लिया और इसके असिस्टमेंट में नहीं आया। तो इथोपिया भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी ग्लोबली जो इस लूप होल को मीट आउट कर सके। एंड ऑफ रिसेंट चाइना भी जो है इथोपिया में काफी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। तो इथोपिया का एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन मोर रिलेटेड टू चाइना और इन द लार्जर एक्सटेंट ब्रिक्स की तरफ होता जा रहा है। तो ये इस तरह से जो है इथोपिया का नीड और नेसेसिटी ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप को अक्लेम करते हुए मीट आउट होता है। अब ब्रिक्स को इथोपिया से क्या फायदा है? ब्रिक्स एज यू नो कि इन मेंबर्स के ऐड होने के बाद 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जाएगा, और इथोपिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अपराइज हो रही है, यानी कि बढ़ती ही जा रही है। तो अगर ब्रिक्स की ऐसी कोई कंट्रीज जहां पे अपराइजिंग पॉपुलेशन अगर मेंबरशिप अक्लेम करती है, तो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फ्यूचर, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी एक क्वाइट बेनिफिशियल है। अब न्यू यूथ पॉपुलेशन अगर एडअप होती जाएगी तो मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, मोर एम्फेसिस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये ब्रिक्स के फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है कि इथोपिया की मेंबरशिप को जो है एक्सेप्ट करे। बिसाइड्स इथोपिया जो है एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड है, राइट। यू कैन सी कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू स्विस कैनाल यहाँ पे शिप्स का मूवमेंट होता है, और ये रीजन जो कि पायरेसी के लिए जाना जाता है, यहाँ पे समुद्री डाकू होते हैं। तो अगर ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज की अगर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो उनके साथ अगर बेटर रिलेशन है तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बढ़िया है। तो इस बिहाफ से इथोपिया जो है ब्रिक्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो जाती है। एंड सिमिलर इजिप्ट भी यू कैन सी कि यहाँ पे स्विस कैनाल लोकेटेड है इजिप्ट की बॉर्डरिंग में, और स्विस कैनाल के थ्रू ही मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू शिप्स होती हैं। और ऐसे कुछ क्राइसिस ना डेवलप हो और इजिप्ट के साथ अगर बेटर रिलेशन है तो ट्रेड एक्सपेंशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्वाइट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होगा। एंड बिसाइड्स इजिप्ट खुद अफ्रीका की एक प्रोमिनेंट कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन अपराइज हो रही है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ज्यादा हैं। तो इजिप्ट को भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे उसको रेगुलर बेस पे फंडिंग मिल सके। एंड एज यू नो कि ब्रिक्स ने जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक along with the CRA that is contingent reserve agreement establish किया है, जो कि बिना किसी कंडीशन के जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज को फंड प्रोवाइड करता है। तो इजिप्ट अगर ब्रिक्स की मेंबरशिप को क्लेम करता है तो ये जो है इजिप्ट के हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। तो ये 5 डायमेंशन है जिसपे हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकली कैसे इन कंट्रीज को असिस्ट करती है, इकोनॉमिकली कैसे ब्रिक्स और ब्रिक्स में जो एडेड मेंबर है उनको बेनिफिट मिलता है, क्या जियो स्टैटिक इंपॉर्टेंस है, बिसाइड्स ह्यूमन कैपिटल जो हमने इथोपिया का इशू डिस्कस किया वो कैसे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। और क्योंकि ब्रिक्स एक डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनकी एनर्जी नीड्स इन फ्यूचर बढ़ने जा रही है, तो अगर कुछ ऐसे मेंबर्स एडअप होते हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को मीट आउट कर सकें, तो अगर ये मेंबर कंट्रीज एडअप होती हैं तो ब्रिक्स के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं। एंड इन द एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है, जो एड चाहिए, जो पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट वाला इश्यूज हैं, जो मेंबर कंट्रीज एडअप हो रही हैं, उनकी जब ब्रिक्स की मेंबरशिप को अक्लेम करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कैसे आप देख सकते हैं कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिक्स परमानेंट जो इनिशियल ब्रिक्स मेंबर्स हैं और जो नए मेंबर्स हैं उनके बीच में जो बिल्डअप होता है। तो ऐसे वी कैन एनालाइज कि ये डेवलपमेंट जो है ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे इंपैक्ट करेंगी और ब्रिक्स का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है से कैसे बढ़ जाएगा। नाउ ब्रिक्स के इस एक्सपेंशन के बाद जैसे ही ये 6 कंट्रीज ऐड हुई और इन टोटल जो ब्रिक्स की 11 कंट्रीज की मेंबरशिप हो जाती है एंड ये जो है 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हो जा रही है, तो ब्रिक्स को एज अ कॉम्पिटिटर टू G7 देखा जा रहा है। अभी G7 क्या है, राइट? G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में एस्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड की जो भी प्रोमिनेंट डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो भी रिच इकोनॉमीज हैं, उन्होंने इस ग्रुपिंग को फॉर्म किया। और वो और कंट्रीज है कौन कौन सी? G7 में आपकी जर्मनी आती है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली एंड जापान। दीज आर द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ द G7। लेटर इस ग्रुपिंग में जो रशिया ऐड हो गया था और उसे जो है G8 कुछ सालों तक इसे जो है G8 बोला गया। लेकिन 2014 में जैसे ही रशिया क्रीमिया का एनेक्सेशन करता है तो
रशिया को इस G8 ग्रुप से हटा के वापस जो है G7 हो जाता है, राइट। तो अब ये G7 के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इन टोटल जो 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है, यानी कि जो मेंबर कंट्री, जो भी मेंबर कंट्रीज इस G7 की, इनकी टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की 10% ऑफ द पॉपुलेशन है इतनी होती है। और इकोनॉमिक लेवल पे देखा जाए तो ये भी 1/3 ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड जीडीपी है, राइट। अभी मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स प्लस जैसे ही बना है वो भी, उसकी भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अराउंड 31% है और उसकी पॉपुलेशन अराउंड 45% है। यू कैन सी कि पॉपुलेशन का कैसा डिफरेंस है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे जो है ये ऑलमोस्ट दोनों ग्रुप जो है 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। तो इसी आर्ग्यूमेंट पे बेस ब्रिक्स को जो है एक G7 का कॉम्पिटिटर वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न हेगमनी द्वारा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन वी नीड टू कीप इन माइंड कि इनिशियली जैसे मैंने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ब्रिक्स का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसका कोर ऑब्जेक्टिव था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्मेशन करना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और ग्लोबल जो भी गवर्नेंस हो रही है उसमें रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना। इसलिए ब्रिक्स ने एक आर्गुमेंट दिया था कि जो भी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हम कर रहे हैं वो रिफॉर्मेशन बेस्ड है, न कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कॉम्पिटिटर। यानी कि ब्रिक्स के जो इंस्टीट्यूशन जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए जो एस्टैब्लिश किया गया था वो एज अ फैसिलिटेटर टू ग्लोबल गवर्नेंस है रेदर देन अ कॉम्पिटिटर। तो ब्रिक्स को इसी बिहाफ पे G7 का कॉम्पिटिटर नहीं देखना चाहिए, रेदर एक फैसिलिटेटर की तरह देखना चाहिए कि ब्रिक्स जो है बाकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके एक ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट कर सके और वर्ल्ड की जो पॉवर्टी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे इश्यूज हैं उनको जो है मीट आउट कर सके। तो यू कैन बिल्ड अ आर्ग्यूमेंट कि G7 का ब्रिक्स कैसे कॉम्पिटिटर है, या अदर साइड ऑफ द कॉइन कि ब्रिक्स के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऐसा फैसिलिटेटर है। तो अगर यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन पुट अप होता है तो आप दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो है आर्ग्यूमेंट से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे ब्रिक्स एक कॉम्पिटिटर है बेस्ड ऑन दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और फैसिलिटेटर कैसा है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ब्रिक्स जिसके बिहाफ पे ब्रिक्स एस्टैब्लिश हुआ था, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है क्या ये ग्लोबल सिनेरियो के लिए एक बेनिफिशियल चीज है या एक चैलेंज या कंसर्निंग इश्यूज है। तो एज अभी मैंने डिस्कस किया कि जो ब्रिक्स के कोर ऑब्जेक्टिव्स थे वो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को अपलिफ्ट करना, जो भी पॉलिसी लूपहोल्स थे या जो भी ग्लोबल गवर्नेंस में प्रेसिंग इश्यूज थे उनको ब्रिज करके ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट करना, राइट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म करना। और अगर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है और नए मेंबर्स एड अप होते हैं, और मोर स्पेसिफिक जो नए मेंबर्स ऐड हुए वो डेवलपिंग इकोनॉमीज का हिस्सा है, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो अदर इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि G20, G7, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें इतना प्रोमिनेंट नहीं था। लेकिन ब्रिक्स की जैसे ही मेंबरशिप उनको मिलती है और ब्रिक्स ऐसा कुछ रीजनल ग्रुपिंग आता है जो कि एक डेवलपिंग ग्रुपिंग का हिस्सा है, यानी कि सदर्न कॉर्पोरेशन का अगर हिस्सा है तो वर्ल्ड के लिए एक मोर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में ये जो ब्रिक्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा, राइट। तो इसीलिए जो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन या वेस्टर्न इकोनॉमीज के थ्रू ही अलोन नहीं मीट आउट की जा सकती, रेदर कुछ और इंस्टीट्यूशन, कुछ और बॉडीज का होना बहुत ही जरूरी है ताकि जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको ऑन अ सस्टेनेबल एंड इक्विटी के बेसिस पे हैंडल किया जा सके। एंड बिसाइड्स इन वेस्टर्न नेशन सबकी मोरल ड्यूटी बनती है, राइट, कि वर्ल्ड में पीस स्टेबिलिटी मेंटेन हो और जो आज के मॉडर्न प्रेसिंग इश्यूज हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, एंडेमिक्स और पैंडेमिक्स जैसे रिलेटेड, वो सारी कंट्री, सारे रीजनल ग्रुपिंग्स जो है एक साथ मिल के जो है मीट आउट कर सकें। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को फंड प्रोवाइड कर सके ताकि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस को मीट आउट किया जा सके, लेकिन फिर भी पॉवर्टी, एक्सट्रीमिज्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रेगुलर बेसिस पे होता रहा है। तो ब्रिक्स अगर कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करता है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए जो भी एस्टैब्लिश होता है, तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग बाकी कंट्रीज के लिए मिलता है, यानी कि एक ब्रॉडनिंग ऑफ द पूल ऑफ रिसोर्सेज है जो कि पॉवर्टी और इन सब इश्यूज पे जो है फोकस कर सके। तो ये एक बेनिफिशियल मेजर है। अगर कुछ ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है तो बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा।
एंड इन द एंड जो अफ्रीका की लो इनकम कंट्रीज हैं, जो भी मतलब सब सहारन कंट्रीज में लोकेटेड कंट्रीज हैं, वो क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी से या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके इश्यूज और कंसर्न्स क्वाइट डिसिमिलर थे रिलेटेड टू द वेस्टर्न नेशंस। तो अगर ये अफ्रीकन कंट्रीज कुछ ऐसी रीजनल ग्रुपिंग जैसे यूनाइटेड नेशन या कुछ और जो भी इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा थी, तो अपने इश्यूज को डेवलप्ड या वेस्टर्न जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोरिलेट नहीं कर पाती थी, इनके इश्यूज और कंसर्न्स डिफरेंट थे। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो मेंबर फाउंडिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, इनके भी इश्यूज और कंसर्न एट ए टाइम इन्हीं कंट्रीज के इश्यूज के थ्रू जो सिमिलर होंगे, तो एक आइडियोलॉजिकल कोहिजन है, यानी कि इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी तरह ही ये भी कंट्रीज थी, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी इनके लिए बन जाती है, एक डिग्निटी सर्व करती है, एक स्टैचर सर्व करती है अगर ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है इस ब्रिक्स कंट्रीज की मेंबरशिप को अक्लेम करते हैं, या जो भी कंट्रीज एक्सपेंड करके जिन्होंने इस ब्रिक्स की जो है मेंबरशिप को अक्लेम किया है। तो ये एक्सपेंशन जो है एक वेलकम मेजर है ग्लोबल गवर्नेंस के फॉर्म में, ताकि वर्ल्ड में पीस, स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टैब्लिश होके। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, हमने अपने इस टॉपिक के डिस्कशन में ये देखा कि 15 ब्रिक्स समिट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। इनिशियली ब्रिक्स की जो हमने हिस्ट्री देखी कि किस बिहाफ पे ये स्टैब्लिश हुआ है, और एक आर्गुमेंट बिल्ड किया है कि एंटी वेस्ट है या नहीं है, या ग्लोबल गवर्नेंस को प्रमोट करता है। एंड लेटर जो भी इस 15 ब्रिक्स समिट में डेवलपमेंट्स हुई, इनका इम्पैक्ट ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या पड़ा, क्या ये G7 का फैसिलिटेटर है या कॉम्पिटिटर। तो इस डिस्कशन में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया। अब देखते हैं कि ब्रिक्स से रिलेटेड यूपीएससी ने जो है प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो एज यू कैन सी कि 2016 में जो है यूपीएससी ने ब्रिक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेटअप बाय एपेक, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन शंघाई। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एज प्रीवियसली डिस्कस कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स की ग्रुपिंग ने एस्टैब्लिश किया था, न कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ने, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड कमिंग द हेडक्वार्टर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन शंघाई, एंड दिस वाज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन बी जो है ओनली 2 इज करेक्ट। तो questions like this keep appearing in the UPSC examination। अब फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं तो दे कैन आस्क कि कौन कौन से नए मेंबर्स ऐड अप हुए हैं, राइट। और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है कि कितनी ब्रिक्स की जो ब्रिक्स प्लस की जो मेंबर कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, तो यू नीड टू रिटेन दैट डाटा कि 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक कैपेसिटी में ब्रिक्स प्लस कितना मतलब इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो बेस्ड ऑन दैट ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर मेंस की बात करें मोर स्पेसिफिक, ये 2023 का जो मेंस होने वाला है, और अगर ब्रिक्स रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट आएंगे उसके बिहाफ पे, और जो हमने अभी डिस्कस किया उस पर एक क्वेश्चन जो है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट इज ब्रिक्स इज इमर्जिंग एज अ न्यू एंड प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंटिटी विद डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स far beyond the original objectives of the reforming global financial institutions। substantiate। तो आपको इस स्टेटमेंट के फेवर में अपनी आंसर राइटिंग करनी है। कीवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे सब्सटेंशिएट है। इस पे आपको डिस्कस करना है कि ब्रिक्स जिस कोर ऑब्जेक्टिव पे इस्टेब्लिश हुआ था, राइट, अब उस ऑब्जेक्टिव से मूव करते हुए जो आज की मॉडर्न डे रियलिटीज हैं उस पे जो है अपना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फोकस रख रहा है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कैसे प्रायोरिटीज, स्ट्रैटेजिक नीड्स चेंज हुई हैं, उस बिहाफ पे जो है यू हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। काफी डीप में था। Who like this session then please do like and subscribe. Till then, goodbye and all the best.